नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। और मेरा नाम है किरण। मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो मई और जून के अंदर अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं एमए के। और वो अभी सोच रहे होंगे कि भाई हम जून के अंदर ये जो फॉर्म आया यूजीसी नेट का, कौन सी चिड़िया का नाम है, हम ये भर लेते हैं और निकल जाएगा, तो क्या पता कुछ हो जाएगा। तो पहली बात, तो महाभारत में ना एक कहावत कही गई है कि जो जो भी योद्धा रणभूमि में जाता है और जिसने अपनी तलवार की धार को तेज नहीं किया, वो विजय का नहीं पराजय का अधिकारी है। तो आप एग्जाम देने तो जा रहे हो, बट अगर आप लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, आपको ये नहीं पता कि भाई क्या सिलेबस है, क्या उसका नया पैटर्न है, किस तरीके का पेपर आता है, तो अगर आप फॉर्म फिल कर भी दोगे तो वो फॉर्म फिल करने का कोई लॉजिक नहीं है आपका। आप जब भी किसी चीज की तैयारी करते हो, कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, तो पहले डेस्टिनेशन सर्च करना, वो उसके क्या टाइमिंग्स है, कितने दिन के लिए जाना है, कौन कौन सी आसपास घूमने की जगह, सब कुछ रिसर्च करते हो ना। ऐसे पेपर देने जाते हो तो उस पर रिसर्च करना जरूरी है ना। तो आपको एमलेस हवा में तीर नहीं मारना है कि हमने कर लिया बैठे बैठे, कुछ तो करना है आपको। प्रॉपर अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो उसका नॉलेज होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको सिलेबस, बदलता एग्जाम पैटर्न और दो तीन जो स्टूडेंट्स के इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं कि 4 साल वाले क्या पेपर कौन से सब्जेक्ट में दे सकते हैं, नॉर्मल एमए वाले किस में पेपर दे सकते हैं, वो सारे डाउट्स को मैं सॉल्व करूंगी। बट आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले जनरल ओवरव्यू की बात आती है कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। इसमें ना दो सेक्शंस होते हैं। एक पेपर वन होता है, एक पेपर टू होता है। तो एक तो जो आपका ये पेपर वन होता है ना, ये तो होता है जनरल पेपर जिसमें टीचिंग, रिसर्च और ये सब आती है। तो इसका भी मैं पैटर्न भी बताऊंगी, सिलेबस भी बताऊंगी आप लोगों को, बट पहले शांति से थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये तो सबका कॉमन आता है। पेपर टू होता है आपका जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर होता है, कि मतलब आपका कोई भी पॉलिटिकल साइंस का है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, उन सब्जेक्ट्स। तो टोटल जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है एनटीए के द्वारा आपकी बार, उसके अंदर 87 सब्जेक्ट्स हैं। पहले 83 थे, फिर 85 कर दिया गया इनको, और अब की बार 87 सब्जेक्ट्स है। दो और नए सब्जेक्ट ऐड किए गए इसमें, स्टैटिस्टिक्स एंड फॉरेस्ट्री। अब जब से एनईपी 2020 आई है, दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में। एक पहले वो वाले स्टूडेंट जो इंटीग्रेटेड बीए कर रहे हैं, मतलब बीए और एमए इकट्ठे कर रहे हैं, है ना। दूसरे वो स्टूडेंट जो नॉर्मल अपना बीए अलग किए जिन्होंने, और एमए अलग कर रहे हैं। तो मैं इनके कंसर्न को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और फिर इनके कंसर्न को। पहला है कि अगर आपने 4 साल की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन की है, बीए एमए किया है, तो आप किस चीज के लिए एलिजिबल होगे। आपने 2 साल, ये 4 साल की बीए एमए करके अगर नेट का फॉर्म फिल कर लिया, पहला सवाल तो ये आता है कि मैम हम करें किस सब्जेक्ट में। तो उसका जवाब ये है कि भाई देखो, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली लिखा गया कि 4 साल के अंदर जिन्होंने बीएमए किया हुआ है, वो इन 87 सब्जेक्ट्स जो दिए गए इसमें से किसी में भी फॉर्म फिल कर सकते हो, बशर्ते आपको उसी सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी कंटिन्यू करनी होगी। तो पहला डाउट तो यही कि मैम हम किस सब्जेक्ट में करें। वो आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो जिसमें आपको आगे पीएचडी करनी है। आपकी इच्छा है, अब आप 4 में फिल करना चाहो, 5 में करना चाहो, 6 में करना चाहो। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आप एक साइकिल के अंदर बट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हो। सिस्टम आपके दो दो चीजों को या दो दो फॉर्म्स को कैरी करेगा ही नहीं। आप एक बार अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आप उसी मेल आईडी से या उसी क्रेडेंशियल से दूसरा फॉर्म फिल ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक साइकिल में मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस से दे दिया, नेक्स्ट में आपने ज्योग्राफी से दे दिया, उससे तो कितना भी कर सकते हो, कितने नेट के फॉर्म फिल कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। दूसरा सवाल कि मैम अगर हमारा नेट निकल गया तो क्या हम किस चीज के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आपका मान लो ऐसे बच्चों का जिन्होंने 4 साल की बीएमए की है, नेट का फॉर्म निकल जाता है, नेट का एग्जाम निकल जाता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात को क्लियर करके चलना पहली चीज। तो कहीं आप सोचो कि मैम नेट तो हो गया, हर जगह तो यही सुना है नेट का एग्जाम क्लियर हो गया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। ये बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने बीए एमए इकट्ठा किया है। तो अब आप बोलोगे मैम हम असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने फिर। उसके लिए या तो आपको 1 साल का और एमए कोर्स करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप पीएचडी में एडमिशन लो, अपनी पीएचडी क्वालिफाई करो, कंप्लीट करो, डिग्री ले लो, उसके बाद फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा सवाल अब आता है जो बच्चे नॉर्मल एमए करते हैं, बीए अलग कर लिया, एमए का अलग कर लिया। अब वो पूछेंगे कि मैम हम किस सब्जेक्ट में फिल करें। तो यूजीसी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली लिखा गया है कि आप जिसमें आपने एमए किया है, आप उसी सब्जेक्ट में अपना फॉर्म फिल करें। तो 87 सब्जेक्ट है, इसमें अपना कोड देख लेना भाई, कौन सा कोड है, उसी में अपना फॉर्म फिल करना। अगर आपका कोड नहीं दिया गया बाई चांस, तो अलाइंड सब्जेक्ट, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पॉल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन वाले दे सकते हैं, ऐसे जो अलाइंड सब्जेक्ट, जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, उसमें दे सकते हैं।
कोड अगर दिया भी गया तो भी आप, मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले अपने मेन पेपर के अंदर फॉर्म फिल करना जो आपने एमए में लिया हुआ है, और फिर उसके बाद आपको लगता है बहुत टाइम है और आपके अंदर इतनी हिम्मत बची हुई है कि आप कोई दूसरा सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकते हो, तो कर लेना। क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे कि आपका एमए किसी में है, नेट अलाइन सब्जेक्ट में है, जुड़े हुए सब्जेक्ट में, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो बाद की बात है, बट सेकेंड ऑप्शन है, पहले अपना मेन सब्जेक्ट को कैरी करके चलना, एक चीज। दूसरा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शंस होंगे। और अब एनटीए जिस तरीके के पैटर्न की तरफ बढ़ रहा है, पहले बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें आती थी कि मतलब आपको बहुत डीप जाके पढ़ना होता था। तो अब अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जरूर याद रखना कि आपको बहुत ज्यादा डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उन चीजों पे नहीं ध्यान देना है। आपको फैक्चुअल चीजें, शॉर्ट नोट्स, छोटी छोटी चीजों पे, फैक्ट पे, ईयर्स पे, क्रोनोलॉजी पे, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। तो अब हर पेपर में यही आता है, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, कुछ भी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर फैक्ट ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, स्मार्ट स्टडी करो। जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते साथ के साथ ना उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। याद करने की ट्रिक जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, शॉर्ट नोट्स लिख करके दीवार पे चिपका लो, पेस्ट कर लो। अभी भी 40 दिन है आपके पास में, सुबह शाम उनकी एक एक रीडिंग ले लो, आपको 40 दिन में वो दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है। देन उसके बाद पेपर एग्जाम देने जाते हो, ठीक है। पेपर पूरा आपका 3 घंटे का होता है। अब कहीं कहीं पे ये होता है कि अगर दो पेपर हैं तो आपको थोड़ा टाइम पीरियड एक पेपर के लिए दिया जाएगा, थोड़ा दूसरे पेपर के लिए। यूजीसी नेट के फॉर्म में ऐसा, मतलब पेपर में ऐसा नहीं होता है। 3 घंटे, तीनों घंटों के ऊपर संपूर्ण पूरा पूरा अधिकार आप लोगों का होता है। आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर दो ही करना है कि पेपर एक करना है। बट ये गलती करना मत, आपको पेपर दोनों ही करने हैं। तो बट आपको आपका टाइम मैनेज कैसे करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। किसी का पेपर वन स्ट्रांग है तो थोड़ा कम टाइम दे लो, पेपर टू पे ज्यादा टाइम दे लो। किसी का जो है वो पेपर टू अच्छा है, पेपर वन में मैथ्स डीआई कम है, तो पेपर वन को ज्यादा टाइम दे लो। बट उसके लिए आपको पहले मॉक टेस्ट वगैरह लगाने पड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई 1 घंटा आपके सामने स्क्रीन पे पेपर वन आएगा, पेपर टू। तो आप जैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन करते हो ना, ऊपर दो कॉलम बने होते हैं, बिल्कुल लेफ्ट साइड में ऊपर, ऐसे पेपर वन का एक कॉलम बना होता है और फिर पेपर टू का एक कॉलम बना होता है। ड्यूरिंग 3 आवर्स, 3 घंटे में आप कभी भी किसी भी पेपर वन पे पेपर टू पे स्विच कर सकते हो, आपकी इच्छा है। आपका मन किया 51 52 क्वेश्चन पहले पेपर टू के कर लिए, फिर दोबारा पेपर वन पे आ गए। इसमें रिव्यू वगैरह का ऑप्शन होता है। 3 घंटे में आपको दोनों पेपर करने होते हैं। अब बात है कि मैम हम कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो ड्रॉप क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, मतलब 2 आंसर्स ठीक होते हैं, या क्वेश्चन जो मतलब ड्रॉप हो गया बेसिकली, उनके मार्क्स उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता है। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। आपकी खुली छूट है, पूरा पेपर करके आओ। नहीं भी आता तो अकड़ बकड़ बम्बे वो जय माता दी करके निशान लगा के आओ। नहीं आता, क्योंकि भगवान ने चाहे क्वेश्चन ड्रॉप हो गया तो कम से कम नंबर तो मिलेंगे आपको उसके। तो 100% पेपर करना है आपने, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, इसमें ऑप्शनल नहीं होता है। यूजीसी सीएसआईआर के अंदर ऑप्शनल होता है, आप में नहीं होता है। देन आ जाते हैं क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर। अब जैसा मैंने कहा कि 150 क्वेश्चन होंगे, 50 पेपर वन के क्वेश्चन होते हैं। तो पेपर वन आपका जो कि जनरल पेपर आता है, जिसमें टीचिंग, रिसर्च, सिलेबस भी डिस्कस करूंगी। देन उसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब पहला पेपर 100 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है। देन आता है आपका भाई जो सब्जेक्ट का पेपर है, चाहे आपने इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, मतलब मैथ तो नहीं आता इसमें, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, कुछ भी 87 सब्जेक्ट्स में से 87 में से कोई भी पेपर आपका, उसका सिलेबस। अब दोनों ही जो पेपर होते हैं वो यूजुअली 10-10 यूनिट में डिवाइडेड होते हैं। पहला भी 10 यूनिट होती है इसके अंदर, अलग 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 अलग। आपका जो पेपर टू होता है उसमें भी 10 यूनिट्स होती हैं अलग अलग। तो पेपर टू से आपके आते हैं 100 क्वेश्चन, यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल 200 मार्क्स का ये होता है। टोटल मिला के 100 + 200 कितना हो गया, 300 मार्क का आपका पेपर होता है। अब इसमें से कट ऑफ कैसे बनती है? कट ऑफ बनती है आपकी, जैसे जो पेपर बहुत बड़े होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, कई बार इंग्लिश इंग्लिश भी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कई बार हिंदी भी हो गया। इनके पेपर बहुत बार 2 शिफ्ट में हो जाते हैं, और ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा भी हुआ है कि अगर आपका पेपर 2 शिफ्ट में हुआ तो आपका जो कट ऑफ बनता है वो बनता है परसेंटाइल में। अब वो बहुत खतरनाक होता है बच्चों के लिए। कैसे खतरनाक होता है? आपका मान लो पेपर वन में आया, एक क्वेश्चन से रह गया, और आपके लिए दूसरा शिफ्ट ऐसा था कि भैया जो आसान था, जिसके क्वेश्चन आपको आते थे, लक का पेपर है, तो उसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है। अब उसमें वो कर देते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो भगवान से दुआ करना
कि आपका पेपर 2 शिफ्ट में ना हो। और हालाँकि अभी पिछले 2-3 बार से यूजीसी नेट एनटीए भी खुद कोशिश कर रहा है कि 2 शिफ्ट में पेपर ना कराएँ, एक ही शिफ्ट में होता है। तो जब एक शिफ्ट में पेपर होगा तो आपकी कट ऑफ कैसे बनती है? 300 नंबर का पेपर हुआ, अब उसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो जितने भी मान लो कि आपके 106 आए, 106 क्वेश्चन ठीक हैं, तो आपके 212 पे मार्क्स लगेंगे टोटल 300 में से। तो वो अलग-अलग कैटेगरी के लिए फिर कट ऑफ लगती है, किसी की 214 पे, 230 के ऊपर, ठीक है, 224 के ऊपर, 226 ऐसे अलग-अलग कट ऑफ लगती है, कैटेगरी वाइज़ लगती है। तो वो बहुत नॉर्मल होता है। उसमें आपके पास मान लो कि पहले जो टेम्परेरी आंसर शीट रिलीज़ होती है, आप उसमें से भी टैली करके आपको पता लग जाता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, कितने नहीं है। और जब 2 शिफ्ट में होता है ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है करना कि कितना क्या कहाँ स्टैंड कर रहे हो, दूसरे से कितना कम, तो आप अपनी परफॉर्मेंस भी एनालाइज नहीं कर पाओगे उसमें। तो एक शिफ्ट में होगा तो बहुत बढ़िया है, बाकी ये चीज़ एनटीए भी अब कोशिश कर रहा है कि वो एक ही शिफ्ट में कराए। अब आ जाते हैं पेपर 1 के सिलेबस के ऊपर। ये जितने भी टोटल 87 सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे बच्चे ये पेपर देते हैं। पेपर 1 सब में कॉमन होता है, तो आपका कोई भाई-बंधु है, नोट शेयर कर सकता है आपके साथ में तो कर लो। ठीक है? अब इसमें हर एक पेपर से थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ लिया होता है। पहला पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। जिसमें आपकी इवैल्यूएशन की थ्योरी, एनालिसिस की थ्योरी, टीचर्स क्लास में कैसे बिहेव करें, कैसे नहीं करें, ठीक है? तो उस तरीके का जनरल चीजें होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है, ठीक है? सेकंड यूनिट आती है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि आप आगे चल के पीएचडी स्कॉलर बनना है आपने, तो इसमें आपका हाइपोथेसिस आता है, सैम्पलिंग टाइप्स आता है, रिसर्च का जो डिजाइन होता है वो क्या होता है, मेथोडोलॉजी क्या होती है, जो स्केल होते हैं, ऑर्डिनल स्केल वगैरह होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, तो इसमें उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आजकल तो एनईपी के बाद मास्टर्स में भी ये रिसर्च वाला पेपर पढ़ाते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए क्रैक करना आसान है। देन कॉम्प्रीहेंशन मोस्ट ऑफ सबसे इजी, पैराग्राफ आएगा, पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ के 5 क्वेश्चंस के आंसर लगाने हैं। चौथा है कम्युनिकेशन, संचार, संप्रेषण, जिसमें टीवी कब आया, रेडियो कब आया, टीचर को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। कुछ कुछ थ्योरीज भी हैं, कम्युनिकेशन की टाइप्स भी हैं जो अलग अलग थिंकर्स ने दिए हैं, तो वो सब कुछ कुछ थ्योरीज आती हैं, कुछ कुछ जनरल चीजें होती हैं। देन आता है मैथमेटिकल रीजन, ये और डाटा डीआई, ये दो बहुत बच्चों के लिए सिरदर्दी हैं। इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, तो इसलिए आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा कि आपको इसको कैसे मैनेज करना है। और ये आपका ठीक होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। जितने मैथ्स के जितने डीआई सॉल्व करोगे, उतना ही आपकी ज्यादा प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस होगी, और उतना ही एग्जाम में आप इस पोर्शन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मैथमेटिक्स जिसमें बेसिक 8th 9th तक का पेपर आता है, लेवल आता है, जिसमें बेसिक परसेंटेज होती हैं, एरिया वगैरह निकालना होता है, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जनरल मैथमेटिक्स, जो इंटरेस्ट वगैरह के ज्यादातर वो आते हैं या परसेंटेज वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें वेन डायग्राम होता है, जिसमें आपको कोडिंग आती है ना, मतलब आपको ऐसे अल्फाबेट्स दे दिए जाएंगे, इसको ये कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, देन वेन डायग्राम वाला आता है। बहुत सारे कॉलेजेस में तो आजकल उसको एज ऑप्शनल भी पढ़ाया जाता है, अगर आपने लिया हो तो आपको आता होगा वो, ठीक है? जिसमें अपोजिशन वो होता है, स्क्वेयर होता है, वो सब करवाते हैं इसके अंदर। देन आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, आपको एक डाटा दे दिया जाएगा, चाहे टेबल फॉर्म में चाहे ग्राफ के फॉर्म में, उस डाटा के हिसाब से आपको एनालाइज करके 5 क्वेश्चन सॉल्व करने दिए जाएंगे। फिर आता है आईसीटी, कंप्यूटर कब आया, फेसबुक कब आया, इंस्टाग्राम कब आया, आईसीटी के जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, रैम रोम जितनी भी है, कीवर्ड्स हैं, कुछ नए नए फ्रेजेस हैं, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव सबसे इंपॉर्टेंट। एजुकेशन के अंदर भी जब आप पढ़ोगे हायर एजुकेशन, तो ई एजुकेशन के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे डिजी लॉकर वगैरह हो गया, आईसीटी ई गवर्नेंस के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो आपको करना है। एंड देन पीपल एंड एनवायरनमेंट इज द 9th यूनिट। इसके अंदर आपके जितने भी एनवायरनमेंट को लेके प्रोटोकॉल्स लिए गए हैं इंडिया, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, एयर पॉल्यूशन एक्ट है, वो सब चीजें आएंगी। कोई कन्वेंशन हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपको करना है। हायर एजुकेशन में नैक है, आईसीएसएसआर है, इन सब का एस्टेब्लिशमेंट ईयर वगैरह, कॉलेजेस की रैंकिंग, ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम एंड वो आता है। लॉजिकल रीजनिंग में एक और ध्यान रखना, आजकल इंडियन लॉजिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें फैलेसीज वगैरह ज्यादा आती हैं, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये है आपका जनरल, इसमें आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। बाकी 87 सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट कैसे प्रिपेयर करना है वो आप लोगों को मैंने बता दिया, सो दैट वुड हेल्प यू। और बाकी अगर आप इन 87 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस बचे एक महीने के अंदर आप चाहते हो सारे स्टडी नोट्स मिले, सब कुछ मिले, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर सेल चल रही है मदर्स डे के ओकेजन के ऊपर। तो एक महीने का सब्सक्रिप्शन टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करा है, जहां पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के स्टडी नोट्स, बूस्टर क्रैश कोर्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको वन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। मात्र 1749
सिर्फ 1749 रुपीज के अंदर। एंड दिस इज द कूपन कोड विच यू कैन यूज किरण मलिक फॉर द डिस्काउंट, और आप नॉर्मली ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है किरण मैम टेक्स्ट बुक। आपको अगर और कोई भी डाउट है तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो। बाकी मेरी क्लासेस की टाइमिंग पॉलिटिकल साइंस के लिए ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5 बजे होती है, एंड जो कि ऐप यूट्यूब पे होती है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7 बजे मास्टर क्लास होती है। एंड नाउ before going, do not forget to subscribe the channel, do not forget to like the session, and that was it. I hope it would be helpful for you. Thank you so much.